कोई भी कॉलेज काउंसलिंग शुरू होने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में मैं इंजीनियरिंग कॉलेज काउंसलिंग के बारे में बात करूंगा कि इंजीनियरिंग काउंसलिंग शुरू होने से पहले किन चीज़ों का ध्यान आपको रखना बहुत ज़रूरी है और ये मैटर भी करता है एक स्टूडेंट के लिए। सबसे जो पहला पॉइंट रहेगा दैट इज़ रिसर्च। कोई भी कॉलेज हो, कैसा भी कॉलेज हो, किसी भी लोकेशन में हो, सबसे पहले उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्या क्या कॉलेजेस का लिस्ट अवेलेबल है, कौन सा कॉलेज आपके घर से पास है, कौन सा आपके कॉलेज घर से दूर है, क्या आप ट्रैवल कर सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन है या नहीं है, कोई इमरजेंसी हुआ तो कितने टाइम में आप पहुंच पाओगे घर पे। ज़रूरी है, भले हो सकता है मैं चाहता हूँ किसी का कोई इमरजेंसी ना हो, बट ज़रूरी है। और नॉट ओनली इमरजेंसी, आप साल में वैकेशन के लिए मिनिमम तो 2 बार 3 बार अपने घर जाओगे। और घर जाने के लिए अगर 3 दिन आपको ट्रांसपोर्टेशन में ही लग रहा है, अगर आप फ्लाइट नहीं कर रहे हो और ट्रेन से जा रहे हो, 3 दिन लग रहा है आपको उस जगह पे पहुंचने के लिए जहाँ पे आपका घर है और कॉलेज है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस का, तो फिर कोई फायदा नहीं है। क्योंकि 7 दिन का, 8 दिन का, 10 दिन का ब्रेक होगा, 3 दिन आने में, 3 दिन जाने में, 6 दिन खत्म, 3 दिन ही घर पे रह पाओगे। जहाँ पे एट द सेम टाइम जो दूसरे बच्चे जो 1 घंटे में, 5 घंटे में, एक रात में मैक्सिमम पहुंच गए अपने कॉलेज में और फिर वापस घर, तो वो 10 दिन में एटलीस्ट 2 दिन अगर ट्रैवलिंग में निकल जाए, 8 दिन अपने घर पे रह सकते हैं। और होम सिकनेस होता है स्टूडेंट्स को ग्रेजुअली जब वो कॉलेज में जाते हैं। ठीक है, किसी भी कॉलेज की बात कर लो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो या कोई भी डिग्री हो, तो रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। रिसर्च में आप फीस के बारे में पता करो, आप अपने डिस्टेंस के बारे में भी पता करो, घर से कितना डिस्टेंस है, कोर्सेज के बारे में पता करो, क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं। उसके बाद रैंकिंग, ये भी बहुत ज़रूरी है। काफ़ी बार स्टूडेंट्स लोग रैंकिंग नहीं देखते हैं, वो सोचते हैं कैसा भी कॉलेज हो हम चले जाएंगे, बट इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू। अगर आप कोई भी कॉलेज देख के चले जाते हो जिसका रैंकिंग बहुत बेकार है, बट आपने नाम सुना हुआ है, हवा में है नाम, तो आप वो कॉलेज चूज करके चले जाते हो। बट बाद में रियलाइज होता है ना यहाँ पे पढ़ाई हो रहा है, ना यहाँ पे कोई एक्टिविटी हो रहा है, ना यहाँ पे कोई स्कोप मिल रहा है, ना प्लेसमेंट हो रहा है। क्यों आया मैं इस कॉलेज में? जस्ट बिकॉज शर्मा जी का बेटा वहाँ पे पढ़ रहा था। ये नहीं होना चाहिए। आपको खुद का रिसर्च करना चाहिए, भले कोई यूट्यूब वीडियो में कितना भी बोले, कोई क्या कहते हैं, रिलेटिव कुछ बोले, जान पहचान में कोई बोले, आप खुद का रिसर्च करो। जो भी वो बात कर रहे हैं उनको क्रॉस चेक करो, वैलिडेट करो, वेरीफाई करो, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सेकेंड पॉइंट इज डॉक्यूमेंट्स। एक बार आपने कॉलेज डिसाइड किया या कुछ भी हुआ, डॉक्यूमेंट्स जानना बहुत ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगता है? जनरली कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। सबसे पहले तो आधार कार्ड आपका होना चाहिए अप टू डेट। ये प्रॉब्लम होगा बाद में, आपको प्रॉब्लम हो सकता है उसको वापस अपडेट करने में, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन डालने में, तो आधार कार्ड अप टू डेट रखना, अपडेटेड रखना। सेकेंड चीज इज 12th मार्कशीट। 12th मार्कशीट अगर सीबीएसई से कर रहे हो तो आपको पता होगा, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट एक ही आता है, सर्टिफिकेट अलग से नहीं आता है। बट अगर मार्कशीट की बात करें, आपके स्टेट का मार्कशीट हो सकता है या सेंट्रल बोर्ड का मार्कशीट हो सकता है। मार्कशीट को अच्छे से रखना। 10th के बाद, सॉरी 12th के बाद आपको 10th का भी मार्कशीट जरूरी है। काफी जगह पे 10th का भी मार्कशीट मांगते हैं, रख लेना जरूरी है। इसके अलावा ये तो बेसिक चीज हो गया, फिर आप जो काउंसलिंग का फॉर्म होता है वो सब बेसिक डिटेल्स भरते हो। नेक्स्ट, इसके बाद एक डॉक्यूमेंट के ऊपर डिटेल वीडियो चाहते हो, डिटेल वीडियो बना लूंगा। बट ये हो जाने के बाद कुछ ऑप्शनल सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे इनकम सर्टिफिकेट। जो इनकम सर्टिफिकेट है वो किसको चाहिए? इनकम सर्टिफिकेट किसी को भी अगर TFW सीट चाहिए। TFW का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्यूशन फी वेवर। अपने ट्यूशन फी को वो वेव करना चाहता है, वेव मतलब वो 50% में पढ़ना चाहता है, कोई स्कॉलरशिप में पढ़ना चाहता है, उसको इनकम सर्टिफिकेट का प्रूफ देना पड़ेगा। उसको दिखाना पड़ेगा उसका फैमिली इनकम ईयरली जो होता है बिलो सम क्राइटेरिया, 8 लाख से नीचे, 6 लाख से नीचे, जहाँ जो क्राइटेरिया है, जितना परसेंटेज का आप स्कॉलरशिप अवेल करना चाहते हो, डिस्काउंट लेना चाहते हो, उस हिसाब से आपको डालना पड़ेगा। तो इनकम सर्टिफिकेट हो गया। नेक्स्ट होता है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट में क्या होता है? अगर आप कोई दूसरे कास्ट से हो, जैसे कि SC हो गया, ST हो गया, या फिर OBC हो गया, ये सभी के कास्ट सर्टिफिकेट बनते हैं। तो कास्ट सर्टिफिकेट का क्या बेनिफिट है? जैसे आपका रैंक है, रैंक एक होता है कैटेगरी रैंक, एक होता है नॉर्मल जनरल रैंक। तो अगर कोई कैटेगरी कैटेगरी रिजर्वेशन है आपका, तो उस रिजर्वेशन के लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा कि सच में आप उस कास्ट से हो, तो कास्ट सर्टिफिकेट हो जाएगा। मोस्टली यही दो यूज होता है जो कि एडमिशन में चाहिए होता है। अगर कोई PWD है, मतलब पर्सन विद डिजेबिलिटी, तो उसका अलग से देखना पड़ेगा कि क्या वो 50% डिजेबल्ड है, क्या वो 40% डिजेबल्ड है,
क्या वो 60% डिसेबल्ड है, तो उस हिसाब से उसको ट्यूशन फी में वेव भी मिलेगा, उसका कट ऑफ भी नीचे रहेगा, तो वो बाकी सारे फैसिलिटीज जो है वो अवेल कर सकता है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह पता कर लोगे, नेक्स्ट होता है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग ये कॉलेज एडमिशन से पहले बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेना अपने पेरेंट्स से भी। अगर देख रहे हो पेरेंट्स के साथ वीडियो तो बहुत अच्छी बात है। फाइनेंशियल प्लानिंग में दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक होते हैं जो अपना फीस है ना वो खुद पे करते हैं, मतलब पेरेंट्स पे करते हैं विदाउट लोन, फीस विदाउट लोन, LOAN। और एक होता है फीस विथ लोन। ओके, विथ लोन में क्या होता है, आपको लोन बनवाना पड़ता है। लोन के लिए कॉलेज का क्या फीस है, कितना आप पे कर सकते हो। लोन में भी क्राइटेरिया होता है। एक होता है अगर आपको वो स्कीम के बारे में नहीं पता है, बताना है, उसमें बता दूंगा, जहाँ पे जितना भी इंटरेस्ट चार्ज होता है बैंक के तरफ से वो पूरा इंटरेस्ट आपको माफ हो जाता है। बस आप प्रिंसिपल अमाउंट ही पे करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कंपाउंड इंटरेस्ट पता है आपको, मिनिमम बैंक तो स्टडी एजुकेशन लोन पे 7-8%, 9%, 10%, 11%, डिपेंडिंग ऑन द बैंक वो आपको इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो जहां सबसे कम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं वहां पे आप लोन लेते हो। सपोज आपने लिया 4 लाख रुपीज, और जब आप पे करने की बारी है 1 लाख का इंटरेस्ट बन गया, तो टोटल आपको 5 लाख पे करना है। ओके, 5 लैक्स। तो 5 लैक्स आपको पे नहीं करना है। आपने 4 लाख लिया था तो आपको 4 लाख ही पे करना है। ये होता है, कुछ फैसिलिटी होता है, गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम है। तो थोड़ा सा रिसर्च करो, वरना मैं बता दूंगा इसके बारे में डिटेल, अगर आप लोन लेके पढ़ रहे हो तो। इफ एंड ओनली इफ, बहुत लोग नॉर्मली बिना लोन के भी पढ़ते हैं। जो पेरेंट्स होते हैं वो ईयर बाय ईयर अपना फीस पे करते चलते हैं। देखो कॉलेज का फी पेमेंट कैसे होता है, ऐसा नहीं होता कि आपको एट ए टाइम पूरा दे देना। अगर 12 लाख का फीस है, 12 लाख का फीस है, 12 लाख आपको टोटल पे कर लेना है एक बार में, ऐसा नहीं होता। उसका ईयर बाय ईयर पेमेंट होता है, पे करना रहता है। लोन में भी वैसा है। अगर आप एजुकेशन लोन भी लेते हो, इट इज नॉट लाइक कि आपको एट ए टाइम सारा पे कर लेना है। बारी बारी से आपको पे करना है, मतलब कॉलेज जितना लेगा उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट चार्ज होगा। ऐसा नहीं कि पूरा 4 लाख आपने ले लिया तो 4 लाख के ऊपर हो जाएगा। 4 लाख सैंक्शन हो जाता है, रिलीज होता है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ऐसा कर करके। मतलब फर्स्ट ईयर में 1 लाख हुआ, सेकेंड ईयर में और 1 लाख होगा। तो जितना 2 साल का बना उतना इंटरेस्ट बनेगा। फिर थर्ड ईयर में आप 1 लाख और लोगे तो उसका इंटरेस्ट बनेगा। ऐसा होता है। एजुकेशन लोन के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बन सकता है। तो सभी के बारे में मैंने बताया। इसके अलावा और पॉइंट है चॉइस फिलिंग। ठीक है, मॉक राउंड भी होता है। चॉइस फिलिंग, चॉइस फिलिंग में क्या होता है, आपको सही से जो ब्रांच चाहिए, जो कॉलेज चाहिए, उसको टॉप प्रेफरेंस में देना बहुत ज़रूरी है। चॉइस फिलिंग के ऊपर एक वीडियो मैं ला रहा हूँ, हो सकता है इससे पहले आपको मिल जाएगा चॉइस फिलिंग का वीडियो। तो चॉइस फिलिंग में जैसे कोई NIT है, या फिर NIT छोड़ो, आपका प्राइवेट कॉलेज में ही देख रहे हैं, तो टॉप प्राइवेट कॉलेज, टॉप प्राइवेट कॉलेज, इसको आपने CSE ब्रांच चूज किया इस कॉलेज में, और इसको आप रैंकिंग 1 पे रख रहे हो। फिर सेकेंड टॉप, कुछ तो एक होगा सेकेंड टॉप में, उसको आप वहाँ पे सपोज CSE ले रहे हो, वहाँ पे फिर 2 में रखे। फिर फर्स्ट टॉप कॉलेज का ही, टॉप प्राइवेट कॉलेज का आप सोच रहे हो ठीक है CSE नहीं मिलेगा तो मैं एडजस्ट कर लूंगा IT के साथ। IT अगर नहीं है कॉलेज में, आप सोच रहे हो मैं EC ब्रांच के साथ एडजस्ट कर लूंगा, इसको आप थर्ड में रख रहे हो। ऐसे करके आप एडजस्ट कर सकते हो, और ऐसे चॉइस फिलअप भी आप कर सकते हो। चॉइस फिलअप जानना बहुत ज़रूरी है, तो पता करना पड़ेगा। वो पहले स्टेप में कवर हो जाएगा जो मैंने आपको बताया। फर्स्ट स्टेप वाज रिसर्च। अगर आप रिसर्च सही से करते हो, बाकी चीज़ें धीरे धीरे करके क्लियर हो जाएगा। बट अगर रिसर्च आपका वीक है, ना आप डॉक्यूमेंट पता कर पाओगे, ना लोन के बारे में आपको पता होगा, ना फाइनेंशियल प्लानिंग आप कर पाओगे, ना आप चॉइस फिलअप सही सही से कर पाओगे, तो कुछ भी सही से नहीं होगा। इट्स बेटर कि अगर आप पहले रिसर्च पे बहुत ज़्यादा टाइम दो, यूट्यूब पे वीडियो देखो, वेबसाइट्स निकालो, न्यूज़ आर्टिकल पढ़ो, पुराने आर्टिकल्स निकालो, क्या इशू थे, क्या है आज की डेट में, क्या स्टेटस है, सभी के बारे में पता करो। जब एक बार पता चल जाएगा देन आगे बढ़ने में बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो मैं बस इतना बताना चाह रहा था इस वीडियो में। बाकी किस टॉपिक में आप वीडियो चाहते हो मुझे बता दो, उसके बारे में तुरंत वीडियो में बना के आप सभी तक पहुंचा दूंगा। चैनल पे पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।